तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों को गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर यह सोचना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है वो कितनी प्रकार से गति कर सकता है, मतलब कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि ये हमारी जो लाइनें हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही हैं। किसको व्यक्त कर रही हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही हैं। तो जो हमारा आवेशित कण है, आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर सकता है। पहली स्थिति तो ये कि कोई जो आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर सकता है। ठीक, तो आपको ये निकालना है कि इस स्थिति में इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा। दूसरी स्थिति, कोई आवेशित कण जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर सकता है। जब कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका पथ कैसा होगा, ठीक है, गति के दौरान, वो आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, या हम कह सकते हैं तिरछा जो है गति का तिरछा आपतित हो रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या है भाई, प्रवेश कर रहा है या गति कर रहा है, तो इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा। ये तीन स्थितियां होंगी टोटल, और इन तीन स्थितियों को आपको यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहली स्थिति क्या होगी? सबसे पहली स्थिति होगी जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो पहली रीडिंग लगाओगे जब आवेशित कण है ना, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ पर भाई, चुंबकीय क्षेत्र में, आप पूरा लिखिएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है या गति करता है, समांतर प्रवेश करता है। ये पहली स्थिति है भाई। ठीक, और बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको यहाँ पर हम ये जो है प्रश्न आपको समझाने वाले हैं। तो पहली स्थिति होगी जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। फिगर आप समझ सकते हो, ये मैंने आप सभी लोगों के समक्ष एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रदर्शित कर दिया। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, हमने वेक्टर बी लिख दिया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। तो जो हमारा आवेशित कण है, मान लीजिए प्लस क्यों आवेशित कण है, परीक्षण आवेश, ये हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या है भाई, इस चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर प्रवेश करता है। किस वेग से? v वेग से। आवेश क्या है आपका? क्यों। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? b। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं भाई? लॉरेंज बल। तो यहाँ पर पहली स्थिति में जब बल F बराबर हम लगाएंगे क्यू वी बी साइन थीटा। क्या लगाएंगे? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यों क्या होता है? जो आवेशित कण होता है उस पर आवेश। v क्या होती है? आवेशित कण की वेलोसिटी यानी वेग। b क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या होता है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। तो ये वेग है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर है, मतलब दोनों की दिशा सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। तो जब समांतर प्रवेश करेगा तो आप बताइए कोण यहाँ पर कितना बनेगा? आप कह सकते हो थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जब हम बल निकालेंगे तो F बराबर आ जाएगा क्यू वी बी, कितना हो जाएगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? सभी लोगों ने पढ़ा है, 0 होती है। तो क्यू वी बी गुणे 0 करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा? 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो शून्य होगा। जब कार्य करने वाला बल शून्य होगा तो सीधी सी बात है कि आवेशित कण जिस डायरेक्शन में, जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से चलता रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेशित कण का पथ होगा वो रिज रेखीय होगा या एक सीधी रेखा में होगा, क्योंकि इस पर कोई बल ही नहीं कार्य कर रहा है। और आप लोगों ने पढ़ा भी है पहले नियम में, जड़त्व के नियम में, जब किसी वस्तु पर कोई बल नहीं कार्य करता है, ठीक है, तो वह जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। आपने गति का प्रथम नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसमें यह तो बताया गया कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है, तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जिस अवस्था में होती है। अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है, ठीक है। अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा था आवेशित कण, इस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तो इसकी दिशा जो होगी या उसके ये जो है गति करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कर रहा है। तो एक सीधी रेखा में तो गति कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में, क्या लिखेंगे? इस स्थिति में आवेशित कण का जो पथ होगा, आवेशित कण का पथ,
आवेशित कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, ऋजुरेखी आप कह सकते हो, ऋजुरेखी या एक सीधी रेखा में होगा। क्या होगा भाई, एक सीधी रेखा में होगा। बात समझ में आई, सीधी रेखा में होगा, ठीक, क्योंकि इस स्थिति में आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। अब दूसरी स्थिति यहाँ पर देखेंगे। अब इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के हम लंबवत प्रवेश कराएंगे। तो दूसरी स्थिति हो जाएगी नंबर 1 वाली स्थिति हो गई हमारी, ठीक। अब यहाँ पर डालेंगे नंबर 2, जब आवेशित कण, नंबर 2 क्या डालेंगे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। ये दूसरी स्थिति हो जाएगी, लंबवत प्रवेश करता है, ये अगली आपकी हेडिंग हो जाएगी, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रॉस चिन्ह लगाते हैं तो क्रॉस चिन्ह में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर होता है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर डॉट ये चिन्ह लगाते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे और एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज तल के लंबवत लेंगे, ठीक है ना। तो कागज तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, क्रॉस चिन्ह। तो यहाँ पर जो क्रॉस चिन्ह बना रहे हैं इसका मतलब है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये क्रॉस चिन्ह ये चीज़ शो कर रहा है। इतनी बात तो आप सभी लोग समझ पा रहे हो, ठीक। ये क्रॉस चिन्ह इसलिए बनाया है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। मेरी बात को समझ आ रही। अब यहाँ पर एक आवेशित कण जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे मैंने यहाँ पर प्रवेश कराया, ये आवेशित कण है। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका अंदर की ओर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आवेशित कण को हमको लंबवत प्रवेश कराना है चुंबकीय क्षेत्र में, तो आवेशित कण की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि नहीं होगी, तभी तो ये दोनों लंबवत होंगे। देखो ये दोनों लंबवत कब होंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर अंदर की ओर है तो आवेशित कण को हमें ऐसे प्रवेश कराना होगा। अब जब ये आवेशित कण हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, तो ये इसकी दिशा आपकी बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो इस पर एक बल भी तो कार्य करेगा क्योंकि ये गतिशील है। और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो उस पर बल कार्य करता है, ठीक है। अगर वो गतिशील नहीं होता तब तो उस पर बल नहीं कार्य करता है। जबकि वैद्युत क्षेत्र में गतिशील है या विरामावस्था में तो दोनों स्थितियों में बल कार्य करता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिशील है तो उस पर बल जरूर कार्य करेगा। तो ये गतिशील है तो इस पर बल कार्य करता है। तो बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस आवेशित कण पर बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 द्वारा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैला दी जाएं और जो अंगूठा है जिस डायरेक्शन में आपका आवेशित कण गति कर रहा है उस डायरेक्शन में फैला दी जाए तो हथेली के जो लंबवत होगी वो बल की दिशा होगी। समझ पा रहे हो, जो आवेशित कण पर बल लगेगा वो हथेली के लंबवत लगेगा। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर क्यों लग रहा था कि नहीं लग रहा था, आप कहोगे जी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर क्यों है। और जो हमारे आवेशित कण की गति की दिशा है वो ऐसे हैं तो उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अंगूठा कर देंगे। तो हथेली के लंबवत ये जो दिशा आ रही है ये हो जाएगी इस आवेशित कण पर बल की दिशा, यानी इस पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा। बात समझ में आई। तो अगर बल इधर क्यों लग रहा है और ये ऐसे जा रहा है तो ये पक्का है कि ऐसे घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। अब उधर तो जा नहीं सकता, अगर बल इधर लग रहा है तो इधर की ओर तो घूमेगा। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर निकालेंगे कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा। समझ पा रहे हो। तो जब यहाँ पर बल की दिशा निकालेंगे तो मेरी बात को समझिएगा, इसको अब ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ, या ऐसे बाहर निकल जाना चाहिए। तो आवेशित कण कि गति की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर क्यों लग रहा है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 फिर लगाएंगे बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये दाएं हाथ की हथेली है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक, और ये अंगूठा जो है हम उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारे कण की दिशा है, ठीक। तो कण की गति की दिशा ऊपर की ओर है। तो हमने क्या किया, अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, और अंगूठा मैंने क्या कर दिया भाई, जो कण की गति है उसकी दिशा में कर दिया। अब हथेली के लंबवत बल ऐसे लगेगा कि नहीं बताओ, ऐसे लगेगा। तो मतलब ये जो बल होगा ये लंबवत अंदर की ओर ऐसे लगेगा, यहाँ पर बल ऐसे लगेगा। अब बताओ ये जा ऐसे रहा तब बल इधर क्यों लग रहा, तो ये पक्का ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। आप कहोगे जी घूम जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल घूम जाएगा, ठीक। अब ये जब घूम जाएगा तो ये ऐसे निकलना चाहेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी बल की डायरेक्शन निकालेंगे। जब यहाँ पर बल की डायरेक्शन निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंदर की ओर अंगुलियाँ कर लिया। अंगूठे को क्या करना है आपको, इस कण की गति की डायरेक्शन में ले जाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, अंगुलियों को अंदर की ओर किया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अंगूठे को हमने कण की डायरेक्शन में कर दिया, गति की दिशा में कर दिया। तो हथेली के लंबवत जो बल होगा वो नीचे, यानी हथेली के लंबवत बल, ये बल की डायरेक्शन हो जाएगी F। कुछ बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही। अब ये जा इधर की ओर रहा था, बल इधर की ओर लग रहा है, तो ये घूमेगा इधर की ओर, घूमेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल घूम जाएगा, इसको घुमा दिया। अब यहाँ पर हम बल की दिशा निकालेंगे, तो फिर दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर लगाएंगे 2। ठीक, अंगुलियों क्या क्या करेंगे, अंदर की ओर करेंगे। और क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए ये ऐसे सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी दिशा, वेग की दिशा ऐसे ही तो होगी। अब इस प्रकार करने वाला बल पहले देखेंगे किधर की ओर है। तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियों को ले जाएंगे। ठीक है, बात को समझिएगा, अंगुलियों को अंदर की ओर ले जाएंगे और वेग की डायरेक्शन में अंगूठे को ले जाएंगे। तो मेरी बात को समझिए, ऐसे करेंगे हम। ये अंगुलियां अंदर की ओर गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में गया। अब हथेली के लंबवत बल ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा, यानी बल की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। अब बल अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इधर ना जा करके ये मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अब इस तरीके से जो पूरा पथ बन गया, कैसा बन गया, वृत्ताकार। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक, तो F बराबर पहले आप लगाओगे QVB sin थीटा। ठीक, अब V और B चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग की जो दिशा के बीच कोण बन रहा है वो कितना बना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो बल जो कार्य करने वाला हो जाएगा वो QVB साइन थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, 90। तो F बराबर कितना आ जाएगा, QVB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कार्य करने वाले बल का मान QVB आ जाएगा। लेकिन जब इसके डायरेक्शन निकालेंगे, पथ निकालेंगे, तो पथ आप देख पा रहे हो कि एक वृत्ताकार पथ बन रहा है। तो लिखेंगे इस स्थिति में जो आवेशित कण है हमारा, आवेशित कण, ठीक, आवेशित कण का जो पथ होगा, पथ कैसा होगा भाई, वृत्ताकार होगा। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है वृत्ताकार होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर r हो, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, जो आवेशित कण हमारा गति कर रहा है। और आपने ये भी पढ़ा है, पहले ये सुन लीजिए, कोई भी पार्टिकल होता है अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, यहाँ पर वो बल कितना है, QVB आया है। तो यहाँ पर जो बल हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो बल हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा आपका, अभिकेंद्र बल हो जाएगा। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो इस पर कैसा बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। और अगर कण का द्रव्यमान m हो, वेग v हो, ठीक, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र पढ़े थे आप कक्षा 11 में, mv²/r पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर बल F बराबर अभिकेंद्र बल का सूत्र लगा देंगे mv²/r लगा देंगे। यहाँ पर जो बल का मान है वो आपका कितना है, QVB है कि नहीं। तो F के स्थान पर रख देंगे QVB और बराबर हो जाएगा mv² कितना, r। एक v से एक v दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको क्या मिलने वाला है, आपको कुछ मिलेगा ऐसा, QB बराबर उधर बच जाएगा mv और बट्टे में r। हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र निकालेंगे तो त्रिज्या इधर ले आएंगे तो r बराबर हो जाएगा mv और बट्टे में QB। यानी जब पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान किस सूत्र से निकलेगा, mv/QB से। इस सूत्र को और भी रूप में बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि संवेग p बराबर कितना होता है, mv होता है। तब ये सूत्र बदल जाएगा, संवेग के पदों में आ जाएगा। r बराबर mv के स्थान पर लिख सकते हैं p बटे कितना हो जाएगा आपका, QB हो जाएगा। ये भी आपका वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र हो गया, ये संवेग के पदों में हो गया। जो आवेशित कण है अगर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो, k हो, यदि कण की गतिज ऊर्जा अगर हम लिख दें यहाँ पर, गतिज ऊर्जा कितनी हो भाई, k हो, तो आपने गतिज ऊर्जा आप पढ़ते चले आ रहे हो, k बराबर कितना होता है आपका, हो गया हाफ mv² होता है कि नहीं होता है। इसको पहले संवेग के पदों में व्यक्त करेंगे, ऊपर m से गुणा कर देंगे और भैया नीचे भी m से गुणा कर देंगे। तो ये सूत्र कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/2m, 2 का गुणा m से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए m का गुणा कितना हो जाएगा, m² और v² आपका है कि नहीं है। m² v² को ले सकते हैं mv का होल स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2m। अर्थात k बराबर यहाँ से निकल आ जाएगा, mv के स्थान पर ले सकते हैं p, mv का होल स्क्वायर तो p² बट्टे में कितना है 2m।
ठीक, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो p का मान निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 2m का गुणा कैसे हो जाएगा 2mk हो जाएगा। यहाँ पर अगर p का मान निकालेंगे स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2mk, जहाँ m क्या हो जाएगा आवेशित कण का द्रव्यमान, k क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा और ये p क्या हुआ संवेग। अब अगर इस p का मान उठा करके यहाँ पर रख दें, कहाँ पर रख दें इस सूत्र में, तो यहाँ पर देखोगे तब r बराबर आ जाएगा, देखिए कितना p के स्थान पर मान रख देंगे कितना अंडर रूट 2mk और बटे में कितना हो जाएगा आपका qb, कितना हो जाएगा qb। इस स्थिति में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का ये सूत्र हो गया, ठीक है ना। अगर v विभवांतर से त्वरित किया जाएगा तो k बराबर आप लगाओगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा v बराबर W/q, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अगर W के स्थान पर k हो जाए यानी कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाए तो k बराबर कितना हो जाएगा q और गुणे में वोल्टेज v हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर v हो जाएगा। तो विभवांतर के पदों में भी ला सकते हो, आप k के स्थान पर q इंटू में v रख दोगे तो सूत्र निकालना होगा तो निकाल सकते हो, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहीं पर इतना ही सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस सूत्र को चलो हम बदल ही देते हैं आपके समक्ष, आप बाद में कैसे बदलोगे, ठीक है। यहाँ पर इस वाली स्थिति को हम थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे आगे थोड़ा सॉल्व करा सके, है ना। सारे सूत्र आपके निकाल रहे हैं, देखिए ये वृत्ताकार पद की त्रिज्या का सूत्र है, ये भी है, ये संवेग के पदों में है, ये गतिज ऊर्जा के पदों में है। अगर v विभवांतर से त्वरित हो रहा है कण, ठीक है, तो हम जानते हैं कि k बराबर कितना होता है q और कैपिटल में v कहाँ क्या होता है पर विभवांतर। तब इस स्थिति में जो ये सूत्र हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2m, k के स्थान पर लिख सकते हैं q और इंटू में कैपिटल v और बटे में कितना हो जाएगा q और इंटू में कैपिटल b। तो r बराबर इसको लिख सकते हैं 1/b लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2m और उसके बाद लिख सकते हैं v और q भी तो अंडर रूट के अंदर है, इसको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं अंडर रूट q। अच्छा इस q यहाँ पर देखिए तो इस q को लिखा जा सकता है अंडर रूट q इंटू में अंडर रूट q, b को हमने बाहर कर लिया। इस अंडर रूट q से इस अंडर रूट q को कैंसिल कर सकते हैं, तो r बराबर आ जाएगा 1/b, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट एम v यहाँ पर वेग नहीं है बल्कि क्या है विभवांतर है, और बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट q, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r बराबर 1/b और होल अंडर रूट लगा करके ऊपर m कैपिटल V और बटे में q। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का ये भी आपका एक सूत्र हो गया, ठीक है। ये जो सूत्र आया इसमें चुंबकीय क्षेत्र b है, m द्रव्यमान है, v विभवांतर है और q क्या है आवेशित कण का मतलब आवेश है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने व्यंजक निकाल लिया। अच्छा ये जो हमारा आवेशित कण है ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके एक चक्कर के दौरान जो समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का सूत्र भी निकाल सकते हैं, चलिए उसका भी व्यंजक निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा भैया, है ना। इसको थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा तभी आगे बता सकते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा है नहीं, देखते रहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि आवर्तकाल t हो, यदि कण का क्या भाई आवर्तकाल कैपिटल T हो, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है समय बराबर क्या पढ़े हो, आप कहोगे हमने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। आवर्तकाल होता है एक चक्कर के दौरान, ठीक है, जो समय लगता है। तो एक चक्कर अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r होती है, ठीक है, यहाँ समय हो जाएगा कैपिटल T। एक चक्कर के दौरान जो पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर दूरी तय करता है वो होती है वृत्त की परिधि 2πr, और चाल की बात करें तो चाल यहाँ पर v थी आपकी, तो t बराबर 2πr। अच्छा अगर v का मान हम इस वाली समीकरण से जो सबसे पहले मैंने सूत्र निकाला था v का मान निकालेंगे तो qb r बटे में m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते हैं r इंटू में qb और बटे में m। अगर v का मान यहाँ से निकालेंगे तो qb इधर r के गुणे में आ जाएगा, m बटे में आ जाएगा। अब अगर देखिए तो ये r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, t बराबर आ जाएगा 2π, m ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा qb। तो आवर्तकाल का सूत्र आपके सामने आ गया। सारे सूत्रों को मैंने बहुत ही इजी वे से आपको निकालना बताया। जब आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता था तो उस स्थिति में जो कण होगा वो कैसे गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग पथ गति करेगा। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो हमने विभिन्न प्रकार से हर प्रकार के उसमें पदों के रूप में मैंने निकाल के व्यंजक निकालना बताया। साथ ही में वृत्ताकार पथ के दौरान एक चक्कर के दौरान जो समय लगता है जिसको आवर्तकाल कहते हैं उसका व्यंजक भी मैंने निकालना बताया, ठीक। किताब में थोड़ा थ्योरी ज़्यादा लिखी है, यहाँ पर कम थ्योरी
लिख करके मैंने समझाया, तो उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के बाद आगे अब तीसरी स्थिति हमारी इसमें भी बची थी कि जब आवेशित कण, जब जो हमारा आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करे या चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। आप साफ साफ ये लिख सकते हो। ठीक है, उसको भी आपको समझा देते हैं इजी वे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कठिन लगता है, तो कठिन ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 नंबर डाल सकते हो। तीसरी कंडीशन हो जाएगी जब आवेशित कण, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, मतलब थीटा कोण बनाते हुए तिरछा प्रवेश करता है, तिरछा प्रवेश करता है। ये भैया देखो चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब आवेशित कण कुछ का जो पथ है कुछ इस तरीके से है, v वेलोसिटी है। ठीक है, और ये आवेशित कण है जिस पर आवेश की मात्रा क्यों है। ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। आप सभी लोगों को पता है अगर ये तिरछा प्रवेश कर रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा और क्षैतिज घटक ये आपका हो जाएगा। ठीक, क्षैतिज घटक निकालना क्या है, आप निकाल सकते हो आराम से। इस समकोण त्रिभुज में लोगे, ये लाइन का मान निकालोगे, v cos थीटा आएगा। या एक ट्रिक समझ लो, जिस लाइन के साथ देखो थीटा लगा होता है, ठीक, उस घटक का मान होता है v cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा होता उसका मान आता है v sin थीटा। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो आप देखिए जब आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है या थीटा डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो वेग की डायरेक्शन है वो एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें तो जो समांतर घटक है चुंबकीय क्षेत्र के, जो समांतर घटक है वो v cos थीटा है। ठीक, तो यहाँ पर v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक है। और जब ये समांतर होगा तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि अगर हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो वो एक सीधी रेखा में गति करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि यहाँ पर v cos थीटा समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो इस स्थिति में जो आवेशित कण का पथ होगा वो क्या होगा, सीधी रेखा में होगा। अतः कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा में होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। तथा जो हमारा v sin थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है। क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो मैंने अभी कहा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। ठीक है, तो कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, पथ वृत्ताकार होगा। ठीक है, अतः दोनों का जो परिणामी होगा, दोनों का परिणामी क्या होगा, मेरी बात को समझिए। ये समांतर घटक है, समांतर घटक एक सीधी रेखा में ऐसे गति करेगा कि नहीं करेगा। ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ बनाएंगे। फिर समांतर घटक, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर ऊर्ध्वाधर घटक मतलब लंबवत है यानी वृत्ताकार पथ पर, फिर ऐसे ये पथ कुछ ऐसा बनता जाएगा जिसको हम बोलेंगे कुंडलनी के रूप में बनेगा। इस तरीके से जो पथ होगा आवेशित कण का वो कैसा होगा, कुंडलनी के रूप में, क्योंकि समांतर घटक सीधी रेखा में गति कराएगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो लंबवत है चूंकि, तो वो वृत्ताकार पथ पर गति कराएगा, फिर समांतर, फिर वृत्ताकार। तो इस तरीके जो पथ बनता जाएगा वो कैसा बनता जाएगा, कुंडलनी के रूप का होगा। अर्थात दोनों का परिणामी जो होगा, परिणामी क्या होगा, कण का पथ कुंडलिनी के रूप का होगा, कुंडलिनी के रूप का होगा। ये हिंदी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। ठीक, अब इस स्थिति में जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, अभी आपने निकाला था r बराबर mv अपान में qb। ठीक, तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर समांतर घटक है वो तो सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, और यहाँ पर v क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर घटक है, तो यहाँ पर
वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालना है तो ऊर्ध्वाधर घटक ही तो लिया जाएगा, समांतर घटक लिया नहीं जाएगा। तो v हम और v के साथ ऊर्ध्वाधर घटक क्या है भाई, साइन थीटा। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, mv साइन थीटा अपान में qb। और आवर्तकाल का सूत्र इस स्थिति में निकालेंगे तो आवर्तकाल वही रहेगा जो अभी निकाला है, 2πm अपान में कितना भाई, qb। तो इस तरीके से तीनों स्थितियाँ हो गई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ठीक है, 3 प्रकार से मैंने तीनों स्थितियां आपको बताई और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये तीनों स्थितियां बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो क्लास को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए आप, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।